फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए द मौर्या एफटी क्लासेस को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि जब भी मैं कोई नई वीडियो इस चैनल पे डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल द मौर्या एफटी क्लासेस में मैं आपका दोस्त आर के मौर्य आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th के अकाउंटेंसी चैप्टर के 3 टॉपिक्स को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें पहला है कि व्हाट इज अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है। सेकेंड, व्हाट इज जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री क्या होती है एंड हाउ टू पास द जर्नल एंट्री। यदि बुक्स में आपको जर्नल एंट्री पास करनी है तो आप कैसे पास करेंगे। तो ये 3 टॉपिक आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक 4 मेरे पॉइंट्स को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो कि मेरे माइंड में आ रहा था कि मैं आपसे शेयर करूं। तो इसमें पहला फ्रेंड्स है कि यदि जीवन में हमें सफलता हासिल करनी है, चाहे हम स्टूडेंट्स हो या बिजनेस करते हो या प्रोफेशनल्स हैं, यदि हमें लाइफ में सक्सेस यदि प्राप्त करनी है तो हमें 4 पॉइंट्स को ध्यान रखना है। इवन ध्यान नहीं रखना है बल्कि फॉलो भी करना है, अपने लाइफ में उसे उतारना है। सो पहला है कि हमें हार्ड वर्क करना है, कंस्टेंटली हार्ड वर्क करना है। जब तक कि हमें सक्सेस अचीव ना हो जाए तब तक हमें कॉन्स्टेंटली हार्ड वर्क करना है। सेकेंड है कि हमें उस काम के प्रति फोकस्ड रहना पड़ता है। और थर्ड है हमें डेडिकेशन के साथ काम करना है। और फोर्थ है कि हमें कमिटमेंट करके आगे बढ़ना है। कोई भी काम यदि करना है, पढ़ाई भी करें तो हमें कमिटमेंट के साथ करना है। तो फ्रेंड्स, ये 4 पॉइंट्स आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए यदि जीवन में आपको सफलता हासिल करनी है। सो फ्रेंड्स, चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है। सो दोस्तों, यदि कोई बिजनेसमैन है और वो बिजनेस करता है तो साल के अंत में उस बिजनेसमैन की एक एक्सपेक्टेशन होती है कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट और लॉस होगा, बिजनेस में कितना कैपिटल इन्वेस्टेड है, बिजनेस में उसे कितना किसी को उधारी चुकानी है, या फिर उसे कितना किसी से पैसा लेना है, मतलब कितना प्राप्त करना है उससे। यदि उसने माल बेचा तो उसको कितना पैसा प्राप्त करना है। उसके बाद उसके पास कितने एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, बहुत सारे क्वेश्चंस उसके माइंड में आते हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब उस पर्सन को तभी मिल सकता है जब वो एक कंप्लीट और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करे। यानी कि एक कंप्लीट और सिस्टमैटिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स यदि मेंटेन करेगा वो बिजनेसमैन, तो उसे इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा। सो फ्रेंड्स, यदि उसे कंप्लीट और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड यदि मेंटेन करना है तो उसे ये अकाउंटिंग प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि बिना अकाउंटिंग प्रोसेस को फॉलो किए कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बिजनेसमैन हो चाहे वो प्रोफेशनल हो, वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन नहीं कर सकता, रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर सकता। सो फ्रेंड्स, इसमें क्या है, पहला है आइडेंटिफाई द बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सेकेंड है मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। ऐसे बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है जिसको कि हम मनी में मेजरमेंट कर सके। थर्ड है रिकॉर्डिंग। हमने ऊपर ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया और उस बिजनेस ट्रांजैक्शन में कितना मनी इन्वॉल्व है, कितने अमाउंट का हमने ट्रांजैक्शन किया वो हमने देख लिया। अब उसको हमें रिकॉर्ड करना है। तो रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास 2 प्रकार के बुक्स होते हैं, एक होता है जर्नल और दूसरा होता है जर्नल प्लस सब्सिडियरी बुक। ठीक है, तो जर्नल जो होता है, यदि आपका बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें बिजनेस ट्रांजैक्शंस बहुत ही स्मॉल है तो उस केस में आप अपनी रिकॉर्डिंग जर्नल में करेंगे। लेकिन व्हाट हैपेंस जब आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है, यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उसमें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ज्यादा होते हैं, तो उस केस में जो कंपनियां जर्नल और प्लस सब्सिडियरी बुक्स बनाती हैं। सब्सिडियरी बुक्स में कैश बुक, परचेस बुक, सेल्स बुक, बहुत सारे बुक्स आते हैं। नियरली 7 टाइप्स ऑफ बुक्स उसमें आते हैं जो मेंटेन किए जाते हैं, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्लासिफाइंग, अब रिकॉर्ड करने के बाद हमें क्लासिफाई करना है। हम क्लासिफिकेशन जो करते हैं उसे हम लेजर में करते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये बॉक्स है और इसमें 3 ठो बॉल ग्रीन कलर के हैं और 3 बॉल रेड कलर के हैं और 3 बॉल येलो कलर के हैं। ठीक है, एक ही बॉक्स में है। तो आप क्या करेंगे, जो अलग अलग प्रकार के जो कलर के बॉल्स हैं उसको आप अलग भेज देंगे एक अलग बॉक्स में। यानी ग्रीन वाला जो कलर का बॉल है उसको आप अलग बॉक्स में भेजेंगे, जो रेड का है रेड वाला अलग बॉक्स में भेजेंगे और जो येलो है उसको येलो वाले बॉक्स में भेजेंगे। विच मीन्स
कि जर्नल एंट्री जब होती है ट्रांजैक्शंस की, जब हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, तो उसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो जो सिमिलर नेचर के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको हम एक अलग प्लेस पे भेज देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप परचेस कर रहे हैं, तो परचेस के जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए रहेंगे वो एक अलग लेजर में मेंटेन किए जाएंगे। आपने यदि रेंट पे बिल्डिंग ली हुई तो रेंट का पेमेंट आप एक अलग लेजर में करेंगे। सिमिलरली आपने आपके डेब्टर्स या क्रेडिटर्स यानी जिससे आप माल ले रहे हैं, माल बेच रहे हैं, तो उनका भी एक अलग अकाउंट बनेगा। तो क्लासिफाई में हम क्या करते हैं, हम ग्रुपिंग करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस का जो सिमिलर नेचर के होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा, जैसे ग्रीन वाले हैं बॉल्स, तो ग्रीन वालों को ग्रीन वाले बॉक्स में भेज देंगे, और येलो वाले हैं तो येलो को येलो का एक अलग बॉक्स बना के भेज देंगे, रेड वाला है तो रेड का अलग बॉक्स बना के भेज देंगे। तो इस तरीके से हम क्लासिफाइंग करते हैं। समराइजिंग, अब हमें क्या करना है कि जो हमने ऊपर में ये रिकॉर्डिंग करी है और क्लासिफाइंग किया बिजनेस ट्रांजैक्शंस का, वो कहाँ तक सही है, तो उसके लिए हम समराइज करते हैं, जो कि ट्रायल बैलेंस में किया जाता है। तो ट्रायल बैलेंस में हम समराइज करके देखते हैं कि जो हमने लेजर में रिकॉर्डिंग, जो हमने लेजर में पोस्टिंग की है अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस की, या फिर जो जर्नल में हमने रिकॉर्डिंग करी है, वो हमारा सही है या नहीं है, क्या उसमें कोई गलती है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए हम समराइज करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस का। सिमिलरली लास्ट में होता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब क्या होता है, यहाँ पे बिजनेसमैन क्या करता है, उसको यहाँ से आंसर मिलता है साल के अंत में, तो वो क्या करता है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो भी हुए हैं उसका एक कंप्लीट वो एक एनालिसिस चाहता है। तो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई जाती है। इसमें एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन किया जाता है। और लास्ट में है कम्युनिकेशन, यानी बिजनेस में चाहे कंपनीज हो या कुछ भी हो, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे यूजर्स जुड़े होते हैं, जैसे कि शेयर होल्डर्स होते हैं, गवर्नमेंट होती है, या फिर और भी जो लोग हैं, मतलब क्रेडिटर्स हो सकते हैं। तो इन लोगों को, ये लोग यूजर होते हैं कंपनी, यानी कंपनी को कहीं ना कहीं ये लाभ पहुंचाते रहते हैं। तो इन्हें क्या करना पड़ता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट होती है उससे कम्युनिकेट करना पड़ता है, बताना पड़ता है उनको, ताकि उन्हें कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन की पता लग सके कि साल के अंत में कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है। सो फ्रेंड्स, ये 7 प्रकार के जो अकाउंटिंग प्रोसेस है ये फॉलो करने पड़ते हैं। यदि आप स्टूडेंट हैं, आपको यदि याद नहीं होगा, तो आपके लिए मैंने एक छोटा सा निमोनिक्स एक तैयार किया हुआ है, इससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो 3 इडियट मूवीज तो आप सभी लोगों ने देखी होगी, तो 3 इडियट मूवीज से ही लिया गया है। जैसे कि ये जो आई है, आई का मतलब होगा कि आई जो है, आई एम का मतलब मेजर, ठीक है। आई एम, आर से मतलब हो गया रणछोड़ दास, ठीक है। 3 इडियट में जो रणछोड़ दास का एक कैरेक्टर था, तो आर से रणछोड़ दास, और सी से हो गया छाछड़, और एस से हो गया शिमला, और ए से हो गया आया, और सी से हो गया चतुर। मतलब कि आई एम रणछोड़ दास छाछड़ शिमला आया चतुर। ये यदि आपको माइंड में यदि याद है, तो आप ये अकाउंटिंग प्रोसेस को अच्छे से समझ लेंगे। अब फ्रेंड्स क्या है कि अब हम इस अकाउंटिंग प्रोसेस को एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। तब दोस्तों इसमें एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस को। राम स्टार्टेड अ रेस्टोरेंट बिजनेस विद द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। राम ने एक रेस्टोरेंट का बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है इन सारे खर्चों के साथ, ठीक है। इसमें है कि यदि उसने रेस्टोरेंट की बिल्डिंग को किराए पे ले रखा है, तो किराया उसका 10,000 रुपये पर महीना पे करना है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 2,000 रुपये पर मंथ पे कर रहा है। एम्प्लॉय या स्टाफ रखा हुआ तो उसकी सैलरी 50,000 रुपये पर मंथ है। रॉ मटेरियल उसने परचेस किया, यानी रेस्टोरेंट में हम जाते हैं तो हम खाना खाते हैं, तो खाना जो बनता है उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है, तो रॉ मटेरियल परचेस किया 40,000 रुपये, और खाना जो बना करके सेल कर रहा है वो 60,000 रुपये में सेल किया। उसके पास 20 चेयर्स हैं और 20 टेबल्स हैं। रेस्टोरेंट में बिना टेबल और चेयर्स के कोई बैठ नहीं पाएगा, तो 20 चेयर्स और 20 टेबल्स हैं। सर्विस इंटरप्टेड ड्यू टू स्ट्राइक ऑफ शेफ। अब वहाँ पे जो खाना बनाने वाले शेफ हैं उन्होंने स्ट्राइक कर दी, तो इसकी वजह से रेस्टोरेंट की सर्विस कुछ समय के लिए 1 या 2 दिन के लिए इंटरप्टेड हो गई। अब मोबाइल परचेस ₹15,000। तो फ्रेंड्स ये सारे एक्सपेंसेस है कैटेगरी के। अब हमें क्या करना है, अकाउंटिंग प्रोसेस हमें फॉलो करनी है। तो सबसे पहला था आइडेंटिफाइंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। सबसे पहला हमारा था
आई, और दूसरा था मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है बी और प्लस एम। अब आप ये सोच रहे हो कि बी और प्लस एम क्या होता है। अब बी का मतलब होता है बिजनेस से रिलेटेड और एम का मतलब तो जो कि मनी में हम मेजर कर सके, ठीक है। तो इसमें देखिए, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि रेंट है बिल्डिंग का, तो भाई ठीक है, वो तो बिजनेस से रिलेटेड है और इसमें मनी भी आ रहा है, मनी भी इन्वॉल्व है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है तो वो भी बिजनेस से रिलेटेड है, उसमें भी मनी इन्वॉल्व है। सैलरी है, सैलरी में भी दोनों इन्वॉल्व है। बस आपको ये चीजें चेक करनी है, बी प्लस एम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। रॉ मटेरियल परचेस किया तो ये भी बिजनेस, बी और एम इसमें भी इन्वॉल्व है। फूड सेल किया तो ये भी बिजनेस से रिलेटेड है और मॉनेटरी टर्म्स में है। 20 चेयर्स और 20 टेबल्स बिजनेस से रिलेटेड तो है लेकिन इसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है। भाई इसका 20 चेयर्स है तो उसका प्राइस कितना है, कितने वैल्यू का चेयर्स, कितने वैल्यू का टेबल्स है। तो इसमें बी तो है लेकिन जो एम है वो क्या है, मिसिंग है, ठीक है। सर्विस इंटरप्टेड ड्यू टू स्ट्राइक ऑफ शेफ, ये भी बिजनेस से रिलेटेड है क्योंकि शेफ नहीं रहेगा तो बिजनेस कैसे चलेगा, खाना कैसे बनेगा। तो बिजनेस से रिलेटेड है लेकिन ये भी मनी में मेजर नहीं हो पा रहा है, इसमें भी नहीं पता है क्योंकि इसको मेजर कर ही नहीं सकते। स्ट्राइक या फिर झगड़ों को मनी में मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है। मोबाइल परचेज, मोबाइल आपने अपने पर्सनल यूज के लिए परचेज किया 15,000 रुपए का, तो वो भी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। सो फ्रेंड्स, आइडेंटिफाइंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस, तो इसमें ये आइडेंटिफाई हुआ, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये नहीं है और ये नहीं, मतलब ये दोनों बिजनेस ट्रांजैक्शंस में नहीं आएंगे और ये बिजनेस से रिलेटेड है लेकिन मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइडेंटिफाइंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस और उसको जो मनी में हम मेजर कर सके, ये दो चीजें हमें इंपॉर्टेंट है समझने के लिए अकाउंटिंग प्रोसेस में। अब क्या हो गया कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया, हमने जो है उसको मेजर कर लिया मनी में, अब हम क्या करेंगे, इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। तो रिकॉर्डिंग के लिए फ्रेंड्स जो मेरा सेकंड टॉपिक था कि व्हाट इज जर्नल एंट्री और हाउ टू पास द जर्नल एंट्री, उसको हम समझेंगे तभी ये सारी चीजें समझ में आएंगी रिकॉर्डिंग वाली, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग के बाद फिर क्लासिफिकेशन होता है, समराइजिंग होती है, फिर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन होता है। मतलब इसी ट्रांजैक्शन से आप अकाउंटिंग प्रोसेस की जो 7 प्रोसेस था उसको आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम स्पेशली जर्नल एंट्री और कैसे जर्नल एंट्री में एंट्री पास की जाती है उसको हम पढ़ेंगे और सीखेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा फ्रेंड्स तो उसमें बाकी सारे प्रोसेस को मैं कवर करूंगा। सो फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और जर्नल एंट्री को। नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज जर्नल एंट्री एंड हाउ टू पास द जर्नल एंट्री विद द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में मिसकंसेप्शन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। डेबिट मींस प्लस एंड क्रेडिट मींस माइनस, डेबिट मींस अच्छा है, क्रेडिट मींस बुरा। बट इस वीडियो में हम डेबिट और क्रेडिट के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे, लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट पे ही सारी जो जर्नल एंट्री हो डिपेंड करती है, उस पर निर्भर करती है। अकाउंटिंग में जो फर्स्ट प्रोसेस होता है, जो फर्स्ट स्टेप होता है, वो होता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस को लॉजिकली और सिस्टमैटिकली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। हमने पढ़ा था कि जो पहला स्टेप होता है वो होता है जर्नल में रिकॉर्डिंग करना बिजनेस ट्रांजैक्शंस की। जब आपने बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया और उसको मेजर कर लिया तो पहला स्टेप से रिकॉर्ड करना जर्नल एंट्री में, क्योंकि जर्नल एंट्री में यदि आपने ट्रांजैक्शंस को अच्छे से रिकॉर्ड कर लिया तो जो बाकी के जो चैप्टर्स हैं अकाउंटेंसी में वो रियली आपके लिए एक पीस ऑफ केक लगने लगेगा। क्योंकि जर्नल में एंट्री करने के बाद आप लेजर में पोस्टिंग करते हो, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स और जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो सारी चीजें जर्नल के ऊपर ही बेस करती हैं। तो जर्नल एंट्री का मतलब होता है कि जर्नल में एंट्री पोस्ट करना विद द हेल्प ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स। तो एक अकाउंटेंट की रिस्पांसिबिलिटी क्या होती है, अकाउंटेंट यदि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में यदि जर्नल एंट्री पोस्ट करता है तो जर्नल एंट्री में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो भी बिजनेस में होते हैं उसको पोस्ट करता है, तो वो स्टेप्स को फॉलो करता है। हमने स्टेप्स ऑलरेडी डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पे एक अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि सबसे पहले वो क्या करता है कि उसको सोर्स डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है।
source documents, and then journal, and then ledger, and then trial balance, and then P&L, profit and loss, and बैलेंस शीट। सो फ्रेंड्स, ये स्टेप्स फॉलो होता है तभी एक बिजनेसमैन को अपने बिजनेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए फाइनेंस से रिलेटेड वो मिल सकती है। तो इसमें बेसिकली हम इस वीडियो में जर्नल को कवर कर रहे हैं। तो सोर्स डॉक्यूमेंट से ही अकाउंटेंट क्या करता है कि जर्नल में एंट्री पोस्ट करता है। सोर्स डॉक्यूमेंट्स में जैसे मान लीजिए कोई बिल हो गया, वाउचर हो गया, या फिर कोई इनवॉइस हो गई, बैंक स्टेटमेंट हो गया। सो दीज आर द सोर्स डॉक्यूमेंट्स। इसके बेसिस पे जर्नल में एंट्री की जाती है। सो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में जर्नल के एक फॉर्मेट को समझ लेते हैं, जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है। फिर उसके बाद एक बहुत ही सुंदर एक अच्छा ट्रिक आपको बताऊंगा जिसके बेसिस पे, जो कि एक मॉडर्न ट्रिक कहलाता है, क्योंकि जर्नल में एंट्री करने के दो प्रकार के अप्रोच फॉलो होते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच और एक मॉडर्न अप्रोच। तो हम इस वीडियो में मॉडर्न अप्रोच को कवर करने वाले हैं, उसमें एक अच्छी सी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आपकी जर्नल एंट्री अच्छे से कंप्लीट हो। जिस ट्रिक और टेक्निक की मैं आपसे बात कर रहा था वो हम इसमें समझेंगे फ्रेंड्स। हाउ टू पास द जर्नल एंट्री, इसके लिए कौन सी ट्रिक है, टेक्निक्स है, जिसके बेसिस पे कि हमारी जो एंट्री है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की वो जर्नल में अच्छे से रिकॉर्ड हो सके। हम सभी जानते हैं कि यदि एक मकान को लंबे समय तक टिके रहना है तो उसका फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। उसी प्रकार से यदि हम चाहते हैं कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे बिजनेस की सही स्थिति को यदि बताए, उसके पोजीशन को सही से बताए, तो हमें जर्नल में जो एंट्री है वो करेक्टली और सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना होगा। वो तभी पॉसिबल है जब हम एक प्रॉपर टेक्निक्स को फॉलो करेंगे। सो यहाँ पे एक एग्जांपल हमने लिया है कि मिस्टर राम इज अ डीलर ऑफ पेंट आइटम्स। राम पेंट आइटम के डीलर हैं। तो ये जो डीलर वर्ड है इसी के थ्रू मैं आपको टेक्निक समझाऊंगा जिसके बेसिस पे कि जर्नल में एंट्री आप अच्छे से रिकॉर्ड कर पाओगे, करेक्टली रिकॉर्ड कर पाओगे। यदि आपने इस टेक्निक को अच्छे से समझ लिया फ्रेंड्स, तो आपको जर्नल में एंट्री करना बहुत ही आसान लगने लगेगा। सो चलिए टेक्निक्स को समझते हैं। डीलर, सो डी फॉर ड्राइंग एंड डिविडेंड, ई फॉर एक्सपेंसेस, ए फॉर एसेट्स, एल फॉर लायबिलिटी, ई फॉर इक्विटी ऑब्लिक कैपिटल एंड आर फॉर रेवेन्यू। हम वन बाय वन करके, अब आप पूछेंगे कि सर इसका मतलब क्या हुआ। आपके लिए हो सकता है ये नया वर्ड होगा, डिविडेंड, ड्राइंग, एक्सपेंसेस, एसेट्स। तो हम इसे समझते हैं वन बाय वन। सो यदि कोई प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है या पार्टनरशिप बिजनेस है तो उसमें जैसे मान लीजिए कि इस बिजनेस में राम एक प्रोप्राइटर है, वो उस बिजनेस का, पेंट वाले बिजनेस का प्रोप्राइटर है। तो राम उसका ओनर हो गया। तो राम ने क्या किया, इसमें 1 लाख रुपए मनी इन्वेस्ट किया। तो जो उसने मनी इन्वेस्ट किया तो उसको कैपिटल बोलते हैं, विच मीन्स कि जो पैसा आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो दैट इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज कॉल्ड कैपिटल। अब इस कैपिटल में से राम ने क्या किया, 20,000 रुपीज विड्रॉ कर लिया। तो जो पैसा आप विड्रॉ करते हो बिजनेस में से दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपका ड्राइंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम समझते हैं डिविडेंड। तो डिविडेंड बेसिकली कंपनी के केस में एप्लीकेबल होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखते हैं कंपनी का। देखिए यहाँ पे एक कंपनी है, उसकी कैपिटल, ठीक है, लेट्स से दैट की कैपिटल हमारी अराउंड 1 लाख रुपीस है। तो कंपनी की कैपिटल क्या होती है कि स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड होती है। स्मॉल यूनिट्स में जो डिवाइड होती है उसको शेयर्स बोला जाता है। और इस शेयर्स को क्या करती है, पब्लिक सब्सक्राइब करती है। यानी हमारे और आप जैसे लोग क्या करते हैं कि कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करते हैं, उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसके बदले कंपनी उनको शेयर देती है। तो जब सब्सक्रिप्शन होता है आईपीओ को थ्रू या फिर शेयर मार्केट में जब शेयर लिस्ट हो जाता है तो उसमें आप शेयर बाय करते हो तो आप कंपनी के क्या बन जाते हो, ओनर बन जाते हो। ठीक है, जितना शेयर आप खरीदते हो उतने शेयर के लिए आप कंपनी के ओनर बन जाते हो। और जब आप ओनर बन जाते हो तो आप क्या कहलाते हो, शेयर होल्डर्स कहलाते हो। ठीक, तो जब आप शेयर होल्डर्स कंपनी के बन गए तो आप कंपनी से कुछ तो एक्सपेक्टेशन करेंगे ना, कुछ रिटर्न आप एक्सपेक्ट करोगे। आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप कुछ तो एक्सपेक्टेशन करोगे। तो वो जो कंपनी अपने प्रॉफिट में से जो हिस्सा आपको बांटती है उसको डिविडेंड बोला जाता है। ठीक है,
तो एक रिटर्न के रूप में आपको क्या मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, और इसमें रिटर्न के रूप में आप क्या कर रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो 20,000 रुपीज। तो एक ड्रॉइंग कहलाया गया और ये डिविडेंड कहलाया। और यहाँ पे फ्रेंड्स जो कैपिटल का हम लोग का कॉन्सेप्ट था वो भी क्लियर हो गया, एक इक्विटी का और कैपिटल का, ठीक है। तो ये बेसिकली जो शेयर होल्डर्स है ये इक्विटी शेयर होल्डर्स भी हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी हो सकता है। तो कैपिटल का यदि पार्टनरशिप बिजनेस हो या प्रोप्राइटरशिप हो तो उसमें कैपिटल हम यूज करेंगे वर्ड, और यदि कंपनी होगी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी तो इक्विटी शेयर कैपिटल या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब हम आगे बढ़ते हैं, एसेट्स क्या होता है, ठीक है। तो एसेट्स बेसिकली इट इज अ रिसोर्स, ओके, कंट्रोल्ड बाय द कंपनी और बिजनेसमैन। इट इज अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द बिजनेसमैन और कंपनी टू जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी उस एसेट से कंपनी जो कंपनी या बिजनेसमैन है वो फ्यूचर में बेनिफिट को क्या करता है, इकोनॉमिक बेनिफिट को जनरेट करता है। जैसे मान लीजिए कि एसेट्स का मतलब क्या होता है कि एसेट्स में सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी हो गया, कंप्यूटर हो गया, उसके बाद फर्नीचर हो गया, तो ये सारे एसेट्स आते हैं। तो इस एसेट से कंपनी क्या करती है, इस पे कंट्रोल करती है क्योंकि इसके ऊपर उसका कंट्रोल होता है, और इस एसेट का यूज करके कंपनी उसको मैन्युफैक्चरिंग में यूज करती है, ट्रेडिंग में यूज करती है, यूज करके कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट बनाने के बाद कंपनी उसको सेल करती है, सेल करती है तो उसको रेवेन्यू जनरेट होता है, रेवेन्यू जनरेट होने के बाद कंपनी को प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है यानी कि हम एसेट का यूज करके ही फ्यूचर में हम क्या कर रहे हैं, बेनिफिट को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। We will use the asset, we will generate the revenue. Okay, so asset का concept clear हो गया कि asset is a resource of the company that is controlled by it to generate the future economic benefit. अब फ्रेंड्स हम समझते हैं। So now E for expenses. अब expenses क्या होता है, एक कंपनी की या बिजनेसमैन की बात करें तो expenses is the cost of operation to run the business or to run the company in order to generate the revenue. किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए एक बिजनेसमैन को, एक कंपनी को कुछ एक्सपेंडिचर उसको इनकर्ड करना पड़ता है। जब तक वो लागत नहीं लगाएगी तब तक प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर कर ही नहीं सकती है। तो एक कंपनी या बिजनेसमैन को जो भी एक्सपेंसेस कॉस्ट इनकर्ड करता है और बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, रन करने के लिए, वो क्या कहलाता है, वो एक्सपेंसेस कहलाता है। एक्सपेंसेस में जैसे कि एक बिजनेसमैन क्या एक्सपेंडिचर कर सकता है, जैसे रेंट पे बिल्डिंग लिया हो तो रेंट पे करेगा, इलेक्ट्रिसिटी पे करना ही पड़ेगा, सैलरी का पेमेंट करना ही पड़ेगा, यदि किसी फैक्ट्री में कोई एम्प्लॉय है उसको लगाया गया है प्लांट एंड मशीनरी को रन करने के लिए तो उसकी सैलरी देनी पड़ेगी, और बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस हो सकते हैं। इन एक्सपेंसेस की कोई भी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होती है, ठीक है। रीजन उसका ये है कि आप सैलरी, रेंट या इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट मंथ के एंड में करते हो, इसका मतलब कि इसका जो बेनिफिट है वो बिजनेस में आप पहले ले चुके हो, ठीक है। ये नहीं है कि आप जो है बिजनेस जो है चला रहे हो उसका बेनिफिट आपको बाद में मिलेगा, नो। रेंट आप पे करो, बिल्डिंग आपने यूटिलाइज कर लिया पूरे महीने, आपने स्टाफ को वर्क पे लगा दिया, उसका आपने काम ले लिया, आप जो है इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके आपने प्लांट मशीनरी चला लिया, फिर मंथ के एंड में आप उसका पेमेंट करते हो। दैट इज व्हाई देयर इज नो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेंसेस के केस में। सो फ्रेंड्स यही रीजन है। आप पूछोगे कि सर एक्सपेंसेस क्यों नहीं एसेट है, क्यों नहीं लायबिलिटी, तो उसका रीजन यही है कि हम ऑलरेडी एक्सपेंडिचर हम कर चुके हैं, उसका पेमेंट हमें करना है। सो फ्रेंड्स ये हो गया एक्सपेंसेस, एसेट्स हमने क्लियर कर दिया। अब हम आते हैं लायबिलिटी की। नाउ व्हाट इज लायबिलिटी? सो लायबिलिटी का एक छोटा सा डेफिनेशन मैं आपको दूंगा, उसके बाद मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। लायबिलिटी इज द प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी टू ट्रांसफर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। तो इसमें तीन चीजें हैं, एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, सेकेंड पॉइंट है, एंड थर्ड है ट्रांसफर ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स। जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया कि बैंक से आपने लोन लिया 10,000 रुपीज का, आपको पैसे की जरूरत है, आप बैंक में गए, आपने लोन लिया, तो लोन लेने के बाद आपको ईएमआई पे करना है, ठीक है, ईएमआई आपको पे करनी है। तो ये ईएमआई की जो अमाउंट है ये आपकी क्या है, एक इकोनॉमिक रिसोर्स है, क्योंकि ये आपके पास से हर महीने जाएगा। और जो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हमारा है वो क्या है, ईएमआई का अमाउंट। ईएमआई का अमाउंट लेट्स से दैट कि 8,000 रुपए पर मंथ आपको पेमेंट करना है, ठीक है।
तो कंपनी को जो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है मींस लोन ईएमआई और लोन, और जो ईएमआई का अमाउंट है वो हमारा क्या करेगा, इकोनॉमिक रिसोर्स कहलाएगा। और थर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट विच मींस कि हमने पहले से लोन ले रखा है। ठीक। सेकंड है क्रेडिटर, जैसे कि आपने किसी से माल परचेस किया उधारी पे, मतलब क्रेडिट पे आपने उससे गुड्स परचेस किया, तो यू विल हैव टू पे टू दैट पर्सन। ठीक है, 1 महीने बाद या 15 दिन बाद जो आपने उसे प्रॉमिस करी उस टाइम पे आपको उसको पेमेंट करना है। तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन इसमें भी आ रही है, आपको पेमेंट करना है। और इकोनॉमिक रिसोर्स जो इतना अमाउंट उस क्रेडिटर को पे करना होगा एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट विच मींस कि जो आपने पहले माल परचेस किया रहा होगा, पास्ट में कुछ काम किया रहा होगा, उसका पेमेंट आपको अभी करना है। सो फ्रेंड्स, लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हमने इक्विटी और कैपिटल के बारे में देखा था। यदि कोई प्रोप्राइटरशिप कंपनी है या पार्टनरशिप कंपनी है तो वो अपने बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट करती है उसको कैपिटल कहते हैं। और यदि कोई कंपनी है और कंपनी का जो कैपिटल होता है वो यूनिट्स में डिवाइड होता है और उस यूनिट्स को शेयर बोलते हैं। जो पर्सन उस शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, पैसा इन्वेस्ट करता है, वो पर्सन शेयर होल्डर्स कहलाता है। तो इक्विटी, शेयर कैपिटल और कैपिटल। अब हम आते हैं रेवेन्यू के ऊपर। व्हाट इज रेवेन्यू? मींस द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, रिसीवेबल्स और एनी अदर कंसीडरेशन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज सच एज सेल ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। जैसे क्या होता है कि आपके पास आप बिजनेस कर रहे हैं, आप गुड्स को सेल करेंगे, रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, या फिर आप जो है सर्विसेज सप्लाई करते हो उससे रेवेन्यू हो सकता है। आपने माल परचेस किया, उस पर डिस्काउंट मिला आपको, वो आपका इनकम हो सकता है। या फिर आप कहीं पैसे इन्वेस्ट किए हैं, उस पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है या फिर डिविडेंड मिल रहा है, कोई भी किसी प्रकार का रिटर्न आपको मिल रहा है, तो वो आपका रेवेन्यू हो सकता है, इनकम हो सकता है। रेवेन्यू मींस द इनकम। Okay, so here we are talking about the revenue or income from the sale of goods. Okay, so friends, revenue के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, इक्विटी, लायबिलिटी और एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड ड्राइंग्स। नाउ अब हम समझने जा रहे हैं जो मेरा मेन टेक्निक्स है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब इस ट्रिक को अप्लाई अब हम करेंगे और डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को हम समझेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम डेबिट और क्रेडिट रूल को अब हम समझेंगे। इसमें मैंने 2 ग्रुप बनाए, बीच में से एक लाइन मैंने ड्रॉ किया है। डीलर हमारा एक कंप्लीट एक वर्ड था, एक ट्रिक या टेक्निक्स। इसमें से मैंने लाइन ड्रॉ की है। एक को मैंने DEA को मैंने ग्रुप 1 में डाला है और LER को मैंने ग्रुप 2 में डाला है। फ्रेंड्स, DEA का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है और LER का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। ये मत पूछिएगा कि सर ये क्यों डेबिट बैलेंस होता है, क्यों क्रेडिट बैलेंस होता है, बिकॉज इट इज जस्ट अ रूल फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ। ये रूल है जिसको कि हम फॉलो करते हैं। ठीक है। सो फ्रेंड्स, जब कभी भी DEA को यदि हमें बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ओके। और जब कभी भी हमें DEA को यदि घटाना है यानी रिड्यूस करना है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। So to just increase DEA we have to debit and to decrease DEA we have to credit. Similarly LER को यदि बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और LER को यदि घटाना है तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। So just to increase LER you have to credit it and just to decrease LER you have to debit it. मॉडर्न रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आप यहाँ ब्लैक बोर्ड पे देख सकते हैं। ड्राइंग, एक्सपेंसेस, एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी एंड कैपिटल एंड रेवेन्यू, ये जो हमारे 6 कैटेगरीज हैं डीलर के नाम से। ठीक है। तो ड्राइंग डेबिट होता है, एक्सपेंसेस डेबिट होता है, एसेट डेबिट होता है, लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है, इक्विटी एंड कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, रेवेन्यू का भी क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना है, डेबिट करना होगा, डेबिट करना होगा, डेबिट करना होगा। और यदि ये LER इसका बैलेंस क्रेडिट होता है, यदि इसे इंक्रीज करना है तो यू हैव टू क्रेडिट एंड क्रेडिट। सिमिलरली यदि DEA को यदि हमें डिक्रीज करना है तो हम क्रेडिट करते जाएंगे, और LER को यदि हमें डिक्रीज करना है तो हम डेबिट करते जाएंगे। जैसे लेट्स से दैट एसेट्स, जब आप एसेट्स को परचेस करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर आइटम्स या कुछ भी परचेस किया तो आपका एसेट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज कर रहा है तो आप डेबिट करोगे। सिमिलरली आपने कुछ एसेट का कुछ पार्ट आपने सेल कर दिया बिकॉज ऑफ ऑब्सोलेंस या फिर कोई टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ गया,
टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के कारण, तो आपने सेल कर दिया तो आप क्या करोगे, योर एसेट इज डिक्रीजिंग, तो यहाँ पे आप इसको क्रेडिट कर देंगे। सिमिलरली एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस आपने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट किया, यानी कि आपके एक्सपेंसेस क्या हो रहे, इंक्रीज हुए, तो आप डेबिट कर दोगे। यदि आपने कोई गलती से कोई एक्सपेंसेस अमाउंट गलत चढ़ा दिया तो उस केस में आपको रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी, तो वहां पे आपका एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो आप क्रेडिट कर दोगे। वैसे ही लायबिलिटी है, लेट्स से दैट आपने बैंक से लोन लिया हुआ है, तो जब आपने लोन लिया तो आपका लोन अकाउंट क्या होगा, वो एक क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट बैलेंस से तो लोन जैसे ही मिला आपको तो वो क्रेडिट हो जाएगा। जब आपने लोन का पेमेंट जब आप करते हैं बैंक को तो आपका लोन डिक्रीज होगा, तो उस केस में आप इसको डेबिट कर दोगे। इक्विटी और कैपिटल, बिजनेस में जब कैपिटल आता है, बिजनेस में इक्विटी शेयर होल्डर्स जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका कैपिटल इंक्रीज करता है, लेकिन जब आप पेमेंट करते जाते हैं अपने बिजनेस में से पैसा विड्रॉ किए या फिर कैपिटल पेमेंट कर रहे हैं तो उस केस में वो डिक्रीज होता है, तो डेबिट। सिमिलरली रेवेन्यू आइटम्स की भी क्रेडिट बैलेंस होती है। तो फ्रेंड्स आपके माइंड में एक आइडिया आ रहा होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द क्रेडिट एंड डेबिट। सो डेबिट और क्रेडिट मींस इसका मतलब ये नहीं होता प्लस माइनस या अच्छा या बुरा। डेबिट और क्रेडिट एक टू एब्स्ट्रैक्ट्स हैं जो कि अकाउंटिंग में यूज किए जाते हैं, जो कि डुअलिटी कांसेप्ट को शो करते हैं। डुअलिटी कांसेप्ट मींस एक यदि अकाउंट इफेक्ट कर रहा है, दो अकाउंट्स, कोई भी ट्रांजैक्शंस के दो अकाउंट्स इफेक्टेड होते हैं, एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा। जैसे यहाँ पर अब ये ड्राइंग है तो हमारा डेबिट हो रहा है, तो इसके अगेंस्ट में कोई अकाउंट होगा जो क्रेडिट होगा। सिमिलरली एक्सपेंसेस आप कर रहे हो तो यहाँ पे यदि इंक्रीज कर रहा है एक्सपेंस तो डेबिट होगा, उसके अगेंस्ट में यदि कैश हमारा बाहर जा रहा है तो वो क्रेडिट होगा। तो ड्यूअलिटी कांसेप्ट को ये शो करता है। अब इसका जाकर के आपको रीजन ढूंढने की जरूरत है, बिकॉज देयर इज नो रीजन फॉर दैट। ये एक रूल है जो कि बिगनिंग से फॉलो होता चला रहा है। इफ आई आस्क यू व्हाई मिल्क is white and why sky is blue, then will you able to answer that question? No, because it is a universal truth, it is coming from the beginning, so हमें फॉलो करना है। तो ये रूल डुअलिटी कांसेप्ट डेबिट और क्रेडिट का, इसको हमें फॉलो करना है। सो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे कि अब हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए जर्नल में आप जितने भी ट्रांजैक्शंस आप पास करोगे, जर्नल एंट्री आप करोगे, वो सारे ट्रांजैक्शंस इन्हीं 6 कैटेगरीज में फॉल करेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है किस कैटेगरी में हो जा रहा है। जैसे आपने रेंट पे किया, रेंट इज एन एक्सपेंस, तो रेंट ये एक्सपेंस की कैटेगरी में आ गया। आपने जो है कंप्यूटर आइटम परचेस किया, तो कंप्यूटर आइटम परचेस किया तो वो आपके एसेट्स में चला गया। सो दीज आर द कैटेगरी, 6 कैटेगरीज में सारे ट्रांजैक्शंस फॉल करते हैं। यू हैव टू कैटेगराइज देम कि किस में ये जा रहा है, ठीक है। कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया तो कैपिटल में आ जाएगा। आपने सेल किया गुड्स को तो क्रेडिट पे सेल किया या फिर कैश में सेल किया। क्रेडिट में सेल यदि करोगे तो उससे क्या होगा, डेब्टर आपके इंक्रीज होंगे, तो डेब्टर किस में आएगा, एसेट्स में आ जाएगा, ठीक है। कैश में सेल करोगे तो कैश आपका बढ़ेगा, तो कैश बढ़ेगा तो आपका वो भी एसेट्स ही है, कैश, ठीक है। क्रेडिट में यदि आप सेल करोगे तो डेब्टर होगा। सिमिलरली आप परचेस करोगे तो उसमें क्रेडिट पे या कैश पे करोगे, तो ये सारे ट्रांजैक्शंस इन्हीं 6 कैटेगरीज में फॉल करते हैं। सो दोस्तों अब चलिए हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में हम देखते हैं कि पहला डेट का कॉलम होता है, फिर पार्टिकुलर्स में एक है ये, जब इस कॉलम में हम एंट्री पास करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस की, जैसे कैश अकाउंट दिया टू कैपिटल अकाउंट, ये एक एंट्री हमने यहाँ पे पास करी, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। इस एंट्री का एक डिस्क्रिप्शन है जो कि हम यहाँ पे लिखते हैं हर एक एंट्री के साथ में। इसको मैं जस्ट आपको शो कर रहा हूँ कि इस तरीके से एंट्री की जाती है जर्नल में। तो उसके बाद है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो में जो ये लेजर होता है, इसमें हमने बताया था कि जो भी हमारे सिमिलर नेचर के जो लेन देन होते हैं, ट्रांजैक्शन होते हैं, उसको हम एक अकाउंट में भेज देते हैं। तो लेजर में क्या होता है कि जो नंबरिंग की जाती है वो नंबरिंग यहाँ पर हम डाल देते हैं ताकि एक रेफरेंस के तौर पे हम ये कार्य कर सके। तो यहाँ एक रेफरेंस नंबर लेजर का डाल दिया जाता है ताकि इजीली हम लेजर को फाइंड आउट कर सकें
या फिर लेजर यदि हम देख रहे हैं तो वहां पे कोई ट्रांजैक्शन हमको देखना है तो उस नंबर से हम यहाँ पे उसका एंट्री देख सकते हैं। इसके बाद अमाउंट है डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट दोनों इक्वल होता है क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम ये बोलता है कि एक अकाउंट यदि डेबिट होता है तो दूसरा अकाउंट भी सिमिलर अमाउंट से ही क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे 1,50,000 1,50,000 दोनों ही सिमिलर होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम को हम फॉलो करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से जर्नल का फॉर्मेट होता है, इसमें एंट्री इस तरीके से की जाती है। जब भी आप जर्नल एंट्री पास करने जाते हैं तो उस टाइम पे आपको एक टेक्निक्स, जर्नलाइजिंग टेक्निक्स आपको फॉलो करनी पड़ेगी। पहले जो क्वेश्चंस आपको दिया रहेगा, पहले क्वेश्चंस में हर एक ट्रांजैक्शंस को यू हैव टू एनालाइज द ट्रांजैक्शंस, आइडेंटिफाई एटलीस्ट 2 अकाउंट्स। उस ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट्स आपको आइडेंटिफाई करना है, एनालाइज करना है। देयर कैन बी 3 अकाउंट्स आल्सो, 3 अकाउंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली 2 अकाउंट्स आपको आइडेंटिफाई करनी है। फाइंड कैटेगरी डीलर इन विच इन फॉल्स इन, मतलब 2 अकाउंट्स जो आपने आइडेंटिफाई करा है उसको आपको फाइंड आउट करना है कि किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। क्या वो DEA में फॉल कर रहा है या LEAR में फॉल कर रहा है। ठीक है, तो कैटेगरी आपको फाइंड आउट करनी है किसमें वो फॉल कर रहा है। अब देखना है कि वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, मानिए अब जो ट्रांजैक्शंस आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आपने कैटेगरी देख लिया, अब देखना है कि वो कैटेगरी इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। फिर उसके बाद यूज रूल्स DEA और LER, उसके बाद आपको रूल्स DEA और LER का रूल्स आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। सो फ्रेंड्स, चलिए हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब हम यहाँ पे एग्जांपल से अब उस डीलर जो टेक्निक है उस डेबिट और क्रेडिट का, उसको अब हम एग्जांपल से समझेंगे और उसके आधार पर जब हम फॉलो करेंगे उस टेक्निक्स को तो हमारे क्वेश्चंस इजीली लगते चले जाएंगे। तो इसमें देखिए पहला है कि सीआरएम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। ओके, मैंने अभी आपको बताया कि जर्नलाइजिंग टेक्निक आपको फॉलो करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एनालाइज द बिजनेस ट्रांजैक्शंस, यानी इस बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आपको एनालाइज करना है कि इसमें क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस स्टेटमेंट। कि इसमें हो रहा है कि सीआरएम ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से कितने रुपीस का, ₹50,000 लगाकर। ठीक है, हमने बिजनेस को, ये ट्रांजैक्शंस को हमने एनालाइज कर लिया। अब हमें 2 अकाउंट्स आइडेंटिफाइड, एटलीस्ट 2 अकाउंट्स। अब इसमें हमें देखना है कि 2 अकाउंट्स क्या क्या हमारे इफेक्टेड हो रहे हैं। तो पहला तो हमें देखना है कि कैश हमारा जो है क्या हो रहा है, इफेक्टेड हो रहा है। ठीक है, और सेकेंड है स्टार्टेड बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हो तो आप क्या करते हो, उसमें मनी इन्वेस्ट करते हो। तो जब मनी इन्वेस्ट करते हो तो वो कैपिटल कहलाता है। ठीक है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप सोचोगे तो बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश इज कमिंग, मतलब ये जो ₹50,000 कैश आपने उसमें इन्वेस्ट किया तो कैश इज कमिंग, और साथ में क्या हो रहा है, आपका कैपिटल भी उसमें इंक्रीज कर रहा है। कैश आया और साथ में कैपिटल भी जनरेट किया। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा कि कैश आ रहा है और कैपिटल भी आ रहा है। आपने 2 अकाउंट्स आपने आइडेंटिफाई कर लिया। थर्ड है आपको कैटेगरी, किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। ठीक है, कैटेगरी मतलब DEALER, किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। तो कैश एक असेट्स है। ठीक है, तो असेट्स में कैश फॉल करेगा, और जो कैपिटल हमारा है वो इक्विटी या कैपिटल वो इसमें फॉल करेगा। ठीक, ये हो गया कैटेगरी। अब कौन सा इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है ये भी हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो हमारा क्या है, एसेट यहाँ पे जो DEA है इसका डेबिट बैलेंस होता है, तो इसमें एसेट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज कर रहा है तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैश अकाउंट DR। ठीक है, और यहाँ पे कैपिटल भी क्या हो रहा है फ्रेंड्स, जो LER का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है, तो कैपिटल भी हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे आप ₹50,000 इसमें भी लिखेंगे और ₹50,000 क्रेडिट में भी लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों अकाउंट्स इफेक्टेड हैं। सिमिलर अकाउंट्स, सिमिलर अमाउंट से ही डेबिट और क्रेडिट होगा। जितने से आप डेबिट करोगे उतने ही से क्रेडिट भी होगा, बिकॉज ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ड्यूअलिटी कंसेप्ट, क्योंकि यहाँ पे हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप चाहो तो नरेशन लिख सकते हो, बीइंग बिजनेस
स्टार्टेड विथ कैश। ठीक है, ये नरेशन आप लिखते हो जब, तो आपको जो क्वेश्चंस का जो रिप्रेजेंटेशन है यानी वो अच्छे से हो जाता है, वो क्वेश्चन एक कंप्लीट माना जाता है। ठीक है, वो एंट्री जो आपने करी वो कंप्लीट एंट्री मानी जाती है। नंबर आपका नहीं कटेगा, लेकिन आपको एक नरेशन डालना चाहिए उसमें। सेकंड एग्जांपल है परचेस गुड्स फॉर कैश ₹20,000। ठीक है, तो इसको हमने एनालाइज कर लिया इस ट्रांजैक्शंस को। अब हम दो अकाउंट्स इसमें क्या है वो दो अकाउंट्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो पहला तो हो गया कि कैश और दूसरा हो गया परचेस गुड्स। ठीक है, पहला कैश और दूसरा परचेस गुड्स। सो गुड्स जब हम परचेस करते हैं फ्रेंड्स, तो गुड्स अकाउंट डी आप कभी नहीं लिखते हैं। रीजन उसका है कि जब आप गुड्स को परचेस करते हो तो व्हिच मींस कि यू आर गोइंग टू रीसेल इट। रॉ मटेरियल, यदि आप मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए रॉ मटेरियल परचेस करते हो, फिर उसके बाद उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो। ठीक है, तो एक वो सिनेरियो हो गया, और दूसरा हो गया कि आप परचेस किए उसको रीसेल करते हो। तो इन दोनों केसेस में आप कभी भी गुड्स नहीं लिखेंगे, हमेशा आप परचेस लिखोगे। तो एक हो गया परचेस अकाउंट और दूसरा हो गया कैश अकाउंट। ठीक है, टू अकाउंट्स हो गया। अब कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है? तो फ्रेंड्स जो परचेस हमने किया यानी कि हमने गुड्स परचेस किया, तो हमने क्या किया होगा? पेमेंट किया होगा, क्योंकि कैश, ये कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है 20,000 रुपीज। तो एक्सपेंसेस हमारा हुआ यहाँ पे परचेस। ठीक है, आपने गुड्स परचेस किया। ठीक है, तो एक तो परचेस हमारा हो गया, और दूसरा है कि हमारे यहाँ से कैश क्या है? एक एसेट्स है, तो कैश भी हमारे पास से जा रहा है, which means कि हमारा ये दोनों अकाउंट्स इसी में फॉल कर रहा है। ठीक है, तो एक्सपेंसेस में परचेस हो जाएगा और एसेट्स में कैश हो जाएगा, क्योंकि कैश हमारे यहाँ से जा रहा है। ठीक है, तो एक्सपेंसेस का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम परचेस कर रहे हैं तो गुड्स हमारे यहाँ आ रहे हैं, यानी कि परचेस हमारी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे परचेस अकाउंट डीआर कैश। कैश क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि माल आपने खरीदा तो यहाँ से कैश बाहर गया। ठीक है, तो टू कैश अकाउंट, क्योंकि डीईए जब डिक्रीज करेगा तो यू हैव टू क्रेडिट इट कैश अकाउंट। अब यहाँ पे आप अमाउंट डाल दोगे 20,000 रुपीज और 20,000 रुपीज। ठीक फ्रेंड्स, अब आते हैं थर्ड पे, परचेस गुड्स फ्रॉम सुभाष। हमने एनालाइज कर लिया टू अकाउंट्स कौन से हैं, एक तो सुभाष है और दूसरा है परचेस गुड्स। ठीक है, अब किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है? तो सबसे पहले ये है कि सुभाष हमारे लिए क्या कहलाएगा? फ्रेंड्स, अकाउंट में दो टर्म्स यूज होते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के लिए। पहला होता है क्रेडिटर और दूसरा होता है डेबिटर। तो क्रेडिटर का मतलब होता है लेनदार, यानी कि जो हमारे बिजनेस से पैसा लेने वाला है। तो इसको लेनदार क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब कभी भी किसी पर्सन से हम गुड्स उधार में क्रय करते हैं, यानी कि क्रेडिट पे हम परचेस करते हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है? क्रेडिटर हो जाता है, बिकॉज वी हैव टू पे हिम आफ्टर सम टाइम। ठीक है, सो दैट पर्सन इज कॉल्ड क्रेडिटर। डेबिटर कौन होता है? डेबिटर वो पर्सन होता है जिसको कि हमने गुड्स सेल किया है क्रेडिट पर। ठीक है, सो वो दैट पर्सन इज कॉल्ड आवर डेबिटर, बिकॉज आफ्टर सम टाइम दैट पर्सन विल पे टू अस। ठीक, तो डेबिटर और क्रेडिटर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि सुभाष हमारा क्या हो गया? क्रेडिटर हो गया, बिकॉज इस ट्रांजैक्शन में कहीं भी कैश नहीं लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा है? पर्सन का नाम आ रहा है। तो जिस ट्रांजैक्शन में पर्सन का नाम आता है, इसका मतलब कि उसके साथ में क्रेडिट में ट्रांजैक्शंस हुआ है। तो सुभाष हमारा क्रेडिटर बन गया। ठीक है, क्रेडिटर मींस वो किस कैटेगरी में फॉल करेगा? लायबिलिटी में फॉल करेगा, क्योंकि उसको कुछ समय के बाद पेमेंट हमें करना पड़ेगा। ठीक, तो क्रेडिटर हो गया। परचेस गुड्स, अभी मैंने बताया कि जो परचेस हमारा एक्सपेंडिचर है, तो परचेस अकाउंट डीआर, परचेस अकाउंट डीआर टू। अब इसमें देखना है परचेस यानी एक्सपेंसेस हमारा इंक्रीज हो गया तो हम डेबिट करेंगे, और यहाँ पे लायबिलिटी भी हमारी इंक्रीज कर रही है। ये जो एल है, एल में क्रेडिटर आ रहा है, तो क्रेडिटर हमारा इंक्रीज कर रहा है, तो टू सुभाष। ठीक है, टू सुभाष अकाउंट। अब यहाँ पे आप अमाउंट डाल देंगे। ठीक है, तो ये तीन ट्रांजैक्शंस हमने देखे। अभी हम और ट्रांजैक्शंस देखेंगे।
सो दोस्तों नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन है परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹6000। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें इसको एनालाइज करना है। तो एनालाइज हमने जब किया तो हमें ये पता लगा कि हमने फर्नीचर परचेज किया है 6000 रुपए में, ठीक है। अब दो अकाउंट्स हमें आइडेंटिफाई करनी है। तो पहला अकाउंट हो गया कैश और दूसरा हो गया फर्नीचर, क्योंकि हमने यहाँ पे एसेट परचेज किया, ठीक है, और यहाँ से हमारा कैश क्या हो रहा है, जा रहा है। अब हमें ये देखना है कि कौन से कैटेगरी में फॉल हो रहा है, DEA या LER में फॉल कर रहा है, ठीक है। तो कैटेगरी देखा हमने, तो कैश हमारा क्या है, एसेट्स है, ऑब्वियसली कैश एसेट्स है, और फर्नीचर भी एसेट है, ठीक है। कैश फर्नीचर दोनों एसेट है, ठीक है। अब हमें देखना है कि कौन सा डिक्रीज कर रहा है, कौन सा इंक्रीज कर रहा है। सो फ्रेंड्स, जब आपने फर्नीचर परचेस किया तो फर्नीचर आपके बिजनेस में आया, विच मींस कि फर्नीचर इंक्रीज किया। तो इंक्रीज जब करेगा तो हम क्या करेंगे, इस रूल के अकॉर्डिंग डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट DR टू क्या जा रहा है आपके बिजनेस से, कैश जा रहा है, विच मींस कि कैश इज डिक्रीजिंग। तो कैश डिक्रीज कर रहा है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे टू कैश अकाउंट। अमाउंट डाल देंगे आप 6000, ठीक। नरेशन आप फ्रेंड्स लिख लीजिएगा, जगह नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं सकता यहाँ पे। तो नरेशन आप डाल सकते हैं, डेट डाल सकते हैं, पार्टिकुलर्स ये हो जाएगा, अमाउंट, ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹13,000। हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन को एनालाइज कर लिया कि यहाँ पे 13,000 रुपए में हम माल को बेच रहे हैं। सेकेंड, दो अकाउंट्स हमें आइडेंटिफाई करना है। तो पहला तो कैश हो गया और दूसरा हो गया सेल। हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो मैंने बताया था कि जब आप सेल करते हो या परचेस करते हो तो कभी गुड्स नहीं लिखते हैं, क्योंकि वहां पे हम क्या करें, गुड्स को सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैश में हमने सेल किया, तो एक हो गया सेल्स और दूसरा हो गया कैश। अब किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, तो सेल्स क्या होता है, एक रेवेन्यू आइटम्स होता है, ठीक है। क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा क्या कि रेवेन्यू मतलब क्या होता है, रेवेन्यू मींस रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स। गुड्स को बेच करके हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो सेल्स हमारा इसमें आ गया और कैश क्या है हमारा, एसेट्स। अब हमें ध्यान देना है कि इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे हमने सेल किया तो सेल हमारा क्या हो गया, इंक्रीज किया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और साथ में हमारा एसेट्स भी इंक्रीज किया क्योंकि हमारे पास पैसा आ रहा है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग जब कोई चीज इंक्रीज कर रही है तो हम उसको डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे हमारा रेवेन्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब अमाउंट यहाँ पे डाल दीजिए 13,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस क्या है, सोल्ड गुड्स टू महेश ₹15,000। अगेन एनालाइज द ट्रांजैक्शंस, मींस महेश को हमने माल बेचा 15,000 रुपए का। दो अकाउंट्स आइडेंटिफाई करने हैं, पहला महेश और दूसरा है सेल, ठीक है। तो महेश को जब हमने क्रेडिट पे माल बेचा है, क्योंकि इस ट्रांजैक्शंस के अनुसार ये हमें प्रतीत होता है, अपीयर होता है कि ये क्रेडिट पे बेचा गया है। तो महेश को हमने सेल किया, तो महेश हमारा क्या बन गया, डेब्टर बन गया, ठीक है। तो डेब्टर बन गया और एक अकाउंट तो ये हो गया, दूसरा हमने सेल किया तो सेल हो गया। अब सेल्स हमारा क्या, रेवेन्यू आइटम है, तो सेल्स यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो हम इसको क्रेडिट करेंगे, ठीक। अब महेश क्या है, हमारा डेब्टर है, तो डेब्टर हो गया तो हमेशा एसेट्स में आएगा, ठीक। डेब्टर क्या है, एसेट में आता है, ठीक। तो अब यहाँ पे एक तो हमारा क्या हो गया, डेब्टर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने माल बेचा तो हमारा जो डेब्टर है वो इंक्रीज किया ना, तो इंक्रीज करेगा तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो महेश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, ठीक। अब नेक्स्ट आइटम, पेड कैश टू सुभाष। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था सुभाष से हमने माल परचेस किया था, ठीक है, 12,000 रुपीज का क्रेडिट पर। अब हम क्या कर रहे हैं, सुभाष को पेमेंट कर रहे हैं, ठीक। तो पेमेंट करेंगे, दो अकाउंट्स कैश और सुभाष। तो सुभाष हमारा क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर है तो सुभाष का जो अकाउंट अब क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ओके। तो ये लायबिलिटी है, सुभाष क्या है, लायबिलिटी है क्योंकि क्रेडिटर है। तो जब
LER का जो बैलेंस होता है क्रेडिट होता है, जब इंक्रीज करेगा तो हम क्रेडिट करेंगे, लेकिन जब डिक्रीज करेगा तो हम डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे सुभाष DR टू क्या, टू कैश, क्योंकि कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है, यानी एसेट इज डिक्रीजिंग। तो एसेट डिक्रीज करेगा तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे टू कैश 8000। नेक्स्ट है विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। अब आप बिजनेस में से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, किस लिए विड्रॉ कर रहे हैं, अपने पर्सनल यूज के लिए। तो अगेन जब बिजनेस में पैसा डाला जाता है तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन विड्रॉ होता है तो ड्राइंग होता है, ठीक है। तो इसमें दो अकाउंट्स हैं, पहला तो हो गया कैश और दूसरा हो गया ड्राइंग, ठीक है। अब हमें देखना कैटेगरी किसमें फॉल कर रहा है, तो एसेट साइड, एसेट में क्या है, कैश आता है। तो कैश हमने विड्रॉ किया तो कैश मेरे पास आया, यानी कि हमारा क्या हो गया, कैश इंक्रीज कर रहा है, तो हम डेबिट करेंगे कैश अकाउंट DR टू क्या, ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग भी डेबिट बैलेंस होता है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, सॉरी यहां मिस्टेक हो गया, सॉरी। सो फ्रेंड्स हम पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो हमारा ड्राइंग क्या है, ड्रॉ हम कर रहे हैं मनी, ठीक है। तो ड्राइंग हमने किया तो ये हमारा D क्या है, D हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो हम यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट DR लिखेंगे, ड्राइंग DR टू। अब हमारे यहाँ से क्या हो जाए, जब पैसा हम बिजनेस से विड्रॉ कर रहे हैं तो यानी बिजनेस हमको कैश दे रहा है, ठीक है। तो कैश बिजनेस से जब वापस आ रहा है तो कैश क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। तो कैश डिक्रीज करेगा तो टू कैश। अमाउंट आप डाल दीजिए यहाँ पे 2500। सो फ्रेंड्स इस तरीके से आपको एंट्री करनी है, उन जनरलाइजिंग टेक्निक को माइंड में रखना है, माइंड में रख के, और DEA का जो रूल है, डीलर का जो रूल है डेबिट क्रेडिट का, उसको माइंड में यदि आप रखते हैं तो जर्नल एंट्री के सारे क्वेश्चंस आपके करेक्टली लगते चले जाएंगे। सॉरी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बाकी मैं और भी क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा जर्नल एंट्री के, ताकि और भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।